आज का जो हमारा टॉपिक है वो नेशनलिज्म इन इंडिया, ये टॉपिक है हमारा। बेसिकली हम बात करेंगे गांधीयन एरा से लेके जो इंडियन पॉलिटिक्स में क्या तब्दीलियाँ आती है वहाँ से हम देखेंगे। ये किसी भी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। गांधी जी की पैदाइश होता है 2 अक्टूबर 1869 को। गांधी जी पैदा होते हैं पोरबंदर यानी गुजरात में। और ये है हमारा गांधी जी बॉर्न होते हैं इस दिन 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में। फिर 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, चूँकि वो लॉ की डिग्री हासिल करके आते हैं इंग्लैंड से, और इंग्लैंड से प्रैक्टिस करने के बाद वो साउथ अफ्रीका जाते हैं प्रैक्टिस करने के बाद करने के लिए किसके साथ? दादा अब्दुल्ला के साथ। तो गांधी जी को बैरिस्टर कहा जाता है क्योंकि उन्होंने लॉ की डिग्री जो हासिल की है वो इंग्लैंड से। तो जिन लोगों ने लंदन से पढ़ाई करा है लॉ में, उनको बैरिस्टर बोला जाता है। गांधी जी जैसे ही वहाँ पहुँचते हैं तो उनको डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। जो इंडियंस होते हैं या फिर जितने भी एशियाई लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो गांधी जी ने ये फैसला लिया कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। उस ऑर्गेनाइजेशन का गांधी जी ने नाम दिया नटाल इंडियन कांग्रेस। नटाल इंडियन कांग्रेस को सबसे पहले गांधी जी ने बनाया था साउथ अफ्रीका के अंदर 1894 में। उसके बाद एक पेपर का भी इन्होंने पेपर एक चलाया जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन, क्योंकि गांधी जी को ऐसा लगता था सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन इम्पोर्टेंट नहीं है बल्कि लोगों तक बातों को पहुंचाना है, तो पेपर के थ्रू भी बातों को पहुंचाया जा सकता है। अच्छा, गांधी जी को दो नाम से जाना जाता है, जैसे बापू और एक है महात्मा। तो ये दोनों जो टाइटल है, बापू का जो टाइटल है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया है महात्मा गांधी को, और महात्मा का जो टाइटल है वो दिया है रविंद्रनाथ ठाकुर ने। रविंद्रनाथ ठाकुर ये हैं जिन्होंने महात्मा का खिताब दिया है मोहनदास करमचंद गांधी को, यानी कि गांधी जी को। 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स फार्म की इस्टेब्लिशमेंट करा साउथ अफ्रीका के अंदर ही। 1910 में टोलिस्टर फार्म का इस्टेब्लिशमेंट करा गांधी जी ने साउथ अफ्रीका के अंदर ही। अब साउथ अफ्रीका से गांधी जी ने प्रैक्टिस कर लिया है लॉ की, अच्छी खासी नॉलेज है। अब गांधी जी हिंदुस्तान आएंगे। जब हिंदुस्तान आते हैं उससे पहले 1906 में गांधी जी ने फर्स्ट सत्याग्रह करा था। तो गांधी जी का जो फर्स्ट सत्याग्रह था वो है साउथ अफ्रीका के अंदर जोहानिसबर्ग में। तो फर्स्ट जो सत्याग्रह आंदोलन है गांधी जी का वो साउथ अफ्रीका से ही शुरू हुआ है। अगर इंडिया में आने के बाद फिर चंपारण बन जाता है। वैसे अगर ऑप्शन में आपको एमसीक्यू में अगर साउथ अफ्रीका का भी जिक्र है और गांधी जी का फर्स्ट सत्याग्रह आंदोलन पूछ रहा है तो वो आप साउथ अफ्रीका के साथ जाओगे। अगर ऑप्शन में साउथ अफ्रीका नहीं है तो बिल्कुल आपको चंपारण के साथ जाना चाहिए। कभी कभी होता क्या है कि ऑप्शन के बेस पर भी हम जवाब देते हैं, बिल्कुल आंसर फिक्स नहीं होता है कि बस यही है। ऑप्शन को भी आपको देखना होता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, प्लस उसके साथ आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है। उसके बाद 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस आते हैं इंडिया। तो ये पूछा जाता है कि गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस कब आए? 1915। अगर मंथ पूछ लिया जाए तो जनवरी, और डे पर्टिकुलर पूछ लिया जाए तो 9 जनवरी। इसी 9 जनवरी को NRI डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसे हम कहते हैं भारतीय प्रवासी दिवस। ठीक है, 9 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? क्योंकि साउथ अफ्रीका से गांधी जी हिंदुस्तान वापस आते हैं। गांधी जी के जो पॉलिटिकल गुरु हैं उनका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले इनके पॉलिटिकल गुरु हैं। अब यहाँ तक तो गांधी जी के बारे में हमने जान लिया कि गांधी जी कब पैदा हुए, कब कहाँ गए, कब क्या किया। अब जब हिंदुस्तान में आ गए हैं गांधी जी साउथ अफ्रीका से, तो यहाँ से अब पूरे इंडियन पॉलिटिक्स में एक अलग तरीके का जो दौर है वो हमें और आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से अब आप क्रोनोलॉजी को याद करिए, क्रोनोलॉजी को समझिएगा यहाँ से कि कौन सा इवेंट कब हुआ, किस इवेंट के बाद गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ किया, किस तरीके का मूवमेंट था जिसको गांधी जी ने कॉल ऑफ किया था। गांधी जी का एक मूवमेंट है चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण एक जगह है बिहार के अंदर। यहाँ पे
ईयर पूछेगा कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में। ठीक है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह होता है। कहाँ है ये? बिहार के अंदर है। क्यों हुआ था? किसानों को परेशान किया जा रहा था, किसानों से टैक्स मांगा जा रहा था, ड्रॉट था, फ्लड था, जैसे कि जिससे कि किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो गया था, परेशान थे। ऊपर से उनको ज़बरदस्ती नील की खेती कराई जा रही थी और बोला जा रहा था कि आपको टैक्स देना है, भले ही भूकंप आए, तूफान आए, कुछ भी आ जाए, हमें तो टैक्स से मतलब है। ये अंग्रेज़ कर रहे थे। तो गांधी जी ने यहाँ फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट करा। तो फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कौन सा हो गया? चंपारण मूवमेंट हो गया। किसके कहने पे गए थे? राजकुमार शुक्ला जी थे, जिन्होंने गांधी जी को इनवाइट किया था, बुलाया था कि भाई साहब आप आइए ज़रा देख लीजिए। अभी गांधी जी का कोई वैल्यू नहीं है, गांधी जी उतना फेमस नहीं हुए हैं चंपारण जब वो पहुँचते हैं तो। बट फिर भी गांधी जी ने किसी तरीके से अंग्रेज़ों को मनाया और राज़ी कर लिया। किस चीज़ पे राज़ी कर लिया? कि 25% जो कंपनसेशन है वो किसानों को दी जाए। ठीक है, तो 25% कंपनसेशन पे गांधी जी ने किसानों को मना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये रहा। ठीक है, उसके बाद तो ये कब था? 1917। क्रोनोलॉजी को समझिए। अब उसके बाद हम पहुंचेंगे 1918 में। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कौन सा इवेंट पहले हुआ है, तो सबसे पहले चंपारण हुआ है। फिर 1918 में 2 इवेंट होता है, एक तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और खेड़ा सत्याग्रह, दोनों 1918 में ही है। तो 1918 में जो पहले हुआ वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है, उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह होता है। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक क्या है? दरअसल अहमदाबाद के अंदर जो कॉटन मिल ऑनर थे उनके और वर्कर्स के बीच में टसल चल रहा था, डिस्प्यूट चल रहा था जो कि सॉल्व नहीं हो रहा था। तो हुआ क्या, ये पहले पीरियड याद रखिए। 1918 क्या होता है? किसके किसके बीच में? कॉटन मिल ऑनर्स और उनके वर्कर्स में। हमें पता है कि 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। अंग्रेज उधर परेशान है वर्ल्ड वॉर में भी। यहाँ पे जब 1918 में मिल ऑनर्स और वर्कर्स से डिस्प्यूट चल रहा है, तो यहाँ पे जो सबसे अहम रोल अदा किया था वो उन्होंने किया था अनुसुईया साराभाई ने। अनुसुईया साराभाई की बहन थी, और जो साराभाई थे वो ये जो मिल है उसके वन ऑफ द प्रेसिडेंट हुआ करते थे। ठीक, और उनमें से एक प्रेसिडेंट थे जिनका जो ताल्लुक था वो महात्मा गांधी से काफ़ी क्लोज था। अनुसुईया साराभाई गांधी जी के पास पहले जाती हैं और कहती हैं कि इस तरीके से बात है, वर्कर्स परेशान हैं, मिल ऑनर्स बात नहीं सुन रहे हैं। तो गांधी जी ने स्टैंड लिया इनके बिहाफ पे, इन वर्कर्स के बिहाफ पे, और फिर इस मसले का सॉर्ट आउट कराया। उन्होंने कहा देखिए क्या था, ये जो वर्कर्स थे, वर्कर्स डिमांड कर रहे थे कि 50% जो इनका वेज होना चाहिए वो हाइक होना चाहिए। 50% कह रहे थे कि हमारे सैलरी को इंक्रीज़ कर दो। बट जो मिल ऑनर हैं वो मान नहीं रहे थे, वो 20% पे राज़ी हो रहे थे। गांधी जी के पास जब ये मसला गया, गांधी जी ने कहा 50% काफ़ी ज़्यादा है, नहीं मिल पाएगा, आप जाओ 35% की डिमांड करो। ये 35% पर गए वर्कर्स, बट वर्कर्स की बात नहीं मानी गई। फिर गांधी जी ने क्या कहा कि भाई जब वर्कर्स की बात नहीं मानोगे, अब मैं आता हूँ। गांधी जी पिक्चर में आते हैं और गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक किया। तो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक जो हुआ है गांधी जी का, वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक है। तो अगर इस तरीके से सवाल हो कि गांधी जी का फर्स्ट हंगर स्ट्राइक कब हुआ, तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918 में। फिर उसके बाद ये मसला ट्राइब्यूनल के पास चला जाता है। ट्राइब्यूनल ये कहती है कि मिल ऑनर्स को 35% वेज हाइक कर देना चाहिए, और फिर 35% वेज हाइक हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए, गांधी जी की जो पॉपुलैरिटी है वो लगातार बढ़ती चली जा रही थी। 1917 में चंपारण के बाद फिर अहमदाबाद के बाद उनको खेड़ा बुलाया गया। खेड़ा भी गुजरात में है, अहमदाबाद भी गुजरात में है, तो दोनों ही इवेंट गुजरात के अंदर हुआ है। ये जो खेड़ा सत्याग्रह है वो फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अगर किसी को बोला जाए तो वो खेड़ा है। खेड़ा सत्याग्रह से शुरू हुआ। ठीक है। हुआ क्या था, 1918 में ड्रॉट वगैरह आ गया था गुजरात के अंदर, और ऐसा कानून था कि अगर 1/4 अगर प्रोडक्शन नहीं होता है
तो टैक्स नहीं लिया जाएगा, ठीक है। मगर जो अंग्रेज़ थे वो ज़बरदस्ती कर रहे थे, वो नहीं मान रहे थे, वो कह रहे थे कि नहीं हमें तो टैक्स चाहिए। तो गांधी जी को बुलाया गया। वर्कर्स जो प्रोटेस्टर्स थे, जो किसान थे, जो आंदोलन करता थे, उन्होंने ये कहा कि भाई जो 1918 का जो टैक्स है ना, उसे तो माफ़ कर ही दो, क्योंकि फसल उगा नहीं है, ड्रॉट हो गया है, हमारे पास फसल नहीं उगा है, प्लस आने वाला साल यानी 1919 के लिए भी हमें कंपनसेशन दे दो, क्योंकि हमारे पास पैसा है नहीं, फसल तो उगा नहीं। जब फसल नहीं उगा वो कैसे आगे का काम करेंगे, मतलब अगले साल कैसे फसल उगाएंगे। मगर अंग्रेज़ राज़ी नहीं हो रहे थे। बाद में गांधी जी जब पिक्चर में आते हैं तो फिर यहाँ भी किसानों की जीत होती है, ठीक है। अब यहाँ तक ये 3 इवेंट हो गया, हमने 3 इवेंट देखा। पहला जो था चंपारण मूवमेंट था, दूसरा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक और तीसरा है खेड़ा सत्याग्रह। ये गांधी जी का बैक टू बैक मूवमेंट था और यहाँ से अब गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अब उसके बाद हम चलेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट एक ऐसा एक्ट है, सबसे पहले तो हमें इनका पीरियड याद रखना है। इस एक्ट का पीरियड कब है? 1919 मार्च नहीं भी याद रखें तो आप 1919 याद रखें। क्रोनोलॉजी सिर्फ इतना सा याद रखना है, पहले कौन सा हुआ? चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा और अब आ गया रॉलेट एक्ट। तो 1919 में रॉलेट एक्ट को पास किया गया। किसकी रिकमेंडेशन थी? सर सिडनी रॉलेट, ये जज थे। इन्होंने रिकमेंडेशन दी कि भाई इस तरीके का एक एक्ट पास करो। इससे पहले 1915 में एक टेम्पोररी लॉ को पास किया गया था, टेम्पोररी था, और इस एक्ट के तहत उसको परमानेंट बनाने की कोशिश की जा रही थी। इसके तहत होता क्या? ये एक्ट इतना ही ख़राब था कि जितने भी अब यहाँ से देखिए यहाँ क्या हो रहा है। 1917 में जैसे ही गांधी जी ने इंडियन पॉलिटिक्स में एंट्री मारी, वहाँ से अंग्रेज़ों के अंदर खलबली मच गई है। 1917, 1918 में 2 इवेंट, फिर अब ये 1919 में क्यों लाया गया? वो इसलिए लाया गया कि जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं, जितने भी आंदोलन करता है या फिर जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं इंग्लैंड के ख़िलाफ़, उनको विदाउट ट्रायल, क्या विदाउट ट्रायल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कि बिना ट्रायल के ही कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। तो बिना ट्रायल के 2 साल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा। किसी से कुछ नहीं पूछना है, बिना ट्रायल के। अगर आपको शक है कि ये इस तरीके का काम कर सकता है, या फिर इनको अब डर हो गया था कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी इतना बढ़ रहा था कि लोग गांधी जी की एक कॉल पे इकट्ठा हो जा रहे थे। इनको डर था कि कहीं इस तरीके से इकट्ठा कर करके गांधी जी कहीं हमसे ये हिंदुस्तान को छीन न लें। इस वजह से इन्होंने रॉलेट एक्ट लाया। रॉलेट एक्ट में क्या था कि बिना ट्रायल के, यानी विदाउट ट्रायल, आपको कैद कर लिया जाएगा 2 साल के लिए। जितने भी इलेक्टेड मेंबर थे, वोटिंग हुई थी 1919 में, जितने भी इलेक्टेड मेंबर थे उन्होंने इसका बाइकॉट किया। और इस वक्त वाइसरॉय कौन है? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1909 में क्या कहते हैं, मिंटो और मोर्ले का रिफॉर्म हुआ था, जिसमें कम्युनल इलेक्टोरेट मिला था, वो बाद में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वाइसरॉय लॉर्ड चेम्सफोर्ड हैं। क्या हुआ कि बिना ट्रायल के 2 साल के लिए आपको कैद कर लिया जाएगा रॉलेट एक्ट के तहत। गांधी जी ने क्या किया? अब सत्याग्रह आंदोलन चलाया। सत्याग्रह का मतलब होता है ट्रुथ के रास्ते पे चलना, है ना। ये रॉलेट एक्ट जो है फर्स्ट मास स्ट्राइक है। अब तक इतना ज़्यादा भीड़ नहीं हुआ था, है ना। ये मास स्ट्राइक है, बहुत ही ज़्यादा लोग आ गए थे इस आंदोलन में। क्यों? क्योंकि आना ज़रूरी था। सरकार ने क्या किया था? सरकार ने एक ऐसा कानून बना दिया था जिसमें बिना किसी गलती के ही जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनको 2 साल के लिए और बिना ट्रायल के उनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो लाजिम था कि इस जो रॉलेट एक्ट है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, प्रोटेस्ट किया जाए। पूरे हिंदुस्तान के अंदर नेशन वाइड कॉल दिया गया हड़ताल करने के लिए, और 6 अप्रैल 1919 से ये जो सत्याग्रह आंदोलन है वो शुरू हो गया। कौन सी सत्याग्रह आंदोलन की हम बात कर रहे हैं? ये जो सत्याग्रह आंदोलन है रॉलेट एक्ट के बाद, ठीक है। फिर 6 अप्रैल को ये आंदोलन लॉन्च होता है, महात्मा गांधी ने लॉन्च किया। फिर 8 अप्रैल को महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया। हिंदुस्तान के सबसे बड़े लीडर को जब यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया, 9 या 10 अप्रैल था जब 2 और बड़े लीडर, सैफुद्दीन किचलू जो कि मुसलमानों के बहुत एमर्जिंग और बहुत पावरफुल लीडर थे, और दूसरे सत्यपाल
डॉक्टर सत्यपाल जो थे वो हिंदुओं के बहुत बड़े लीडर थे। इन दोनों को दिल्ली और पंजाब के इलाके से इनको भी अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि इन्होंने भी बहुत ही शक्तिशाली जो है प्रोटेस्ट का आयोजन किया था। तो गांधी जी अरेस्ट हो गए और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, डॉक्टर जो सत्यपाल हैं, उनको भी अरेस्ट कर लिया गया। अब जो हिंदुस्तानी हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो इंडियंस हैं, उनके अंदर एक अलग तरीके का मैसेज गया कि हमारे तीन बड़े लीडरों को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है। अब इसके खिलाफ ये क्या कर रहे थे, कोई रणनीति बना रहे थे। ठीक है, रणनीति बनाने का मतलब ये है कि वो जो है वो एक जगह पे इकट्ठा होना चाहते थे। प्लस बैसाखी एक फेस्टिवल है पंजाब के अंदर, वो उसका मौसम भी चल रहा था। ठीक है, तो 13 अप्रैल को ये लोग इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग कहाँ है? अमृतसर के अंदर। अमृतसर एक शहर है पंजाब के अंदर। ठीक है, हुआ क्या, 10 अप्रैल को ही जैसे ही डॉक्टर सत्यपाल को और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अरेस्ट किया गया, तभी प्रोटेस्टर्स ने सॉलिडारिटी पेश की अपने लीडर्स के लिए कि हम उनको छुड़ाएंगे, हम इस तरीके से नहीं होने देंगे। हुआ क्या 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग में जनरल डायर के ऑर्डर पे, कहने पे फायरिंग चलाई गई। एक ही दरवाज़ा था, एक ही गेट था, उस गेट को भी बंद कर दिया गया और कोई दूसरा रास्ता नहीं था जिससे लोग बाहर जा सकें, और फायरिंग चला दी गई। चार दीवारी जो है इतनी ऊंची थी कि लोग कूद नहीं सकते थे। बीच में एक कुआं था, लोगों ने जान बचाने के लिए उस कुएं के अंदर छलांग लगा दिया। बहुत से लोग ऐसे डूब के मर गए, कितने लोगों को तो उस कुएं के अंदर छलांग लगाने के बाद भी गोली से मार दिया गया। और जब उसके अंदर देखा गया तो वो कुआं का जो पानी है वो सिर्फ पानी नहीं बल्कि लाल खून बन गया था। और पंजाब का जो गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर, उसका भी नाम था डायर। इसका नाम था माइकल ओडायर, और जिसने ऑर्डर दिया था उसका नाम है REH डायर। तो 2 डायर थे। बाद में आप देखोगे कि इस डायर का, यानी कि ये जो माइकल ओडायर है, इसकी गोली मार के हत्या कर दी जाएगी। अब ये जैसे ही जलियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, अब जो जनता है, जो इंडियन सिटीजन, इंडियन पीपल है, उन्होंने बहुत ही वायलेंट तरीके से मास मूवमेंट किया। ठीक है, बहुत वायलेंट हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही खबर मिला कि जलियांवाला बाग में हमारे इतने भाइयों को गोलियों से भून दिया गया है, तो वो जो प्रोटेस्टर्स थे वो आग बबूला हो गए और अंग्रेज़ों का सामना हुआ, जो पुलिस थी उसका सामना हुआ इंडियन पीपल से, और वहाँ पे उस वायलेंस में बहुत सारे अंग्रेज़ भी मारे गए थे। और इस इंसिडेंट के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना जो नाइटहुड का जो खिताब था वो वापस कर दिया। इस मतलब एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट होता है अपने अवार्ड्स को, अपने टाइटल्स को वापस करना। तो ब्रिटिश हुकूमत को इन्होंने क्या कर दिया, वापस कर दिया। फिर गांधी जी को भी कैसर हिंद अवार्ड मिला था, इसको भी गांधी जी ने वापस कर दिया। सवाल ये आता है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड का जो खिताब है, जो टाइटल है, वो किस इंसिडेंट के बाद वापस किया था? तो जलियांवाला बाग के बाद। या फिर इस तरीके से सवाल है कि महात्मा गांधी ने अपना कैसर हिंद का जो टाइटल है कब वापस किया था? तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद। अब हुआ क्या, गांधी जी नॉन वायलेंस के डॉक्ट्रिन पे चलते हैं, मतलब किसी भी तरीके का वायलेंस किसी भी सूरत में मंजूर नहीं था उनको। गांधी जी ने किया क्या, गांधी जी को जब एहसास हुआ कि इतना वायलेंस हो गया है, गांधी जी क्यों नहीं चाहते थे वायलेंस हो? बिल्कुल, जब अंग्रेज़ों ने हमारे भाइयों को गोलियों से भून दिया, तो वहाँ पे जायज़ था कि जो प्रोटेस्ट हो वो वायलेंट हो सकता है, और होगा, क्यों नहीं होगा। मगर गांधी जी को ये लगता था कि जैसे ही हम वायलेंट होंगे, उधर की जो सरकार है, जो कोई भी सरकार हो, अगर आप वायलेंट होंगे तो उनको बहाना मिल जाएगा बताने के लिए, मीडिया से बचने के लिए, लोगों से बचने के लिए, जो वर्ल्ड वाइड जो उनके ऊपर अटैक्स होंगे, मतलब जो क्रिटिसाइज़ किया जाएगा, उसमें बहाना मिल जाएगा उनको कि ये जो प्रोटेस्टर्स थे वायलेंट हो गए थे, हमने अपना सेल्फ डिफेंस में गोलियां चलाई हैं, लाठियां बरसाई हैं, या फिर जो भी हार्श एक्शन उन्होंने लिया है वो किसके ऊपर डाल देंगे? उस वायलेंस के ऊपर डाल देंगे
कि वायलेंट हो रहे थे प्रोटेस्टर्स, इसलिए हमने क्या किया, हमने हार्श जो रुख है वो अपनाया। तो गांधी जी ने इसको देखते हुए जैसे ही वायलेंट हो रहा था मूवमेंट, तो 18 अप्रैल को गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया, विड्रॉ कर दिया कि अब इस आंदोलन को आगे जारी नहीं रखा जाएगा। समझ में आ गया? तो पहला ये मूवमेंट है। इस तरीके से सवाल इसमें आता है कि ये कौन सा मूवमेंट चल रहा था? सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। हमने देखा था ये मूवमेंट जो है, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ ये है रॉलेट एक्ट, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट के बाद इसी के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। यहाँ पे है, ये है सत्याग्रह, इसका नाम है सत्याग्रह आंदोलन, ठीक है। सत्याग्रह आंदोलन, अगर क्वेश्चन इस तरीके से आए, सत्याग्रह आंदोलन कब वापस हुआ था, कब गांधी जी ने विड्रॉ किया था? तो पहला जो सत्याग्रह आंदोलन है गांधी जी ने जब विड्रॉ किया, वो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद। ये उधम सिंह है, इनके ऊपर एक मूवी भी आई है सॉरी, उधम सिंह है जो जब वो जेल में जाते हैं माइकल ओडायर को, ये माइकल ओडायर है, आर.एस. डायर नहीं है। जो गोली चलाने का जो ऑर्डर दिया था वो दिया था आर.एस. डायर ने, है ना। और माइकल ओडायर कौन था? लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब का। उधम सिंह ने इसको ही मार दिया, है ना। उधम सिंह ने भून दिया इसको कि लो भाई गोली चबा लो। और जब इनको जेल में बंद किया गया तो इन्होंने अपना नाम क्या बताया? राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये अपने आप को सेकुलर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, यानी कि सेकुलर कंट्री है, यहाँ हर तबके के लोग रहते हैं मिलजुल के, इसलिए अपना नाम बताया राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। कौन है ये? उधम सिंह। इन्होंने माइकल डायर को मार दिया था। उसके बाद फिर हंटर कमेटी की इंक्वायरी बिठाई गई कि भाई ये दिल्ली के अंदर बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो रहा है, पंजाब के अंदर, बॉम्बे के अंदर, इन्वेस्टिगेट करो क्या ताज़ा हालात क्या है, कैसे सुधरेगा। क्यों? क्योंकि अंग्रेज़ परेशान हो गए थे, अंग्रेज़ इधर लड़ाई कर रहे हैं। खैर अब तो लड़ाई ख़त्म हो गई है, 1918 में ही वर्ल्ड वॉर ख़त्म, मगर फिर भी इनके ऊपर टेंशन था कि भाई अगर सही से सत्ता में रहना है तो ये सब जो घटनाएं हो रही हैं उनको या तो कुचल दो या फिर बात से मना लो। तो हंटर कमेटी बिठाई गई। हंटर कमीशन किस लिए थी? पंजाब, दिल्ली और बॉम्बे के अंदर जो डिस्टर्बेंस हो रही थी उनको पढ़ने के लिए, उनको समझने के लिए कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों हो रहा है, किस बात से ये लोग मानेंगे। कौन कौन लोग थे? हंटर थे, लॉर्ड विलियम हंटर। ये जो हंटर है वो कौन था? चेयरमैन था। और हमारे हिंदुस्तान की तरफ से 3 मेंबर थे, सर चीमनलाल हरिलाल सेतलवाड़ और पंडित जगत नारायण, और तीसरे थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। तो 3 लोग हैं। कौन कौन है? हमारे 3 लोग हैं इंडिया की तरफ से, सर चीमनलाल हरिलाल सेतलवाड़, पंडित जगत नारायण जी और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान। ये 3 मेंबर हैं इंडिया की तरफ से। कब? हंटर कमीशन में। उसके बाद फिर आगे हम चलेंगे तो 1919 हो गया, जलियांवाला बाग, ठीक है। रॉलेट एक्ट भी हो गया 1919 में ही, जलियांवाला बाग भी हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पहुँचते हैं खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है, 1918 में ख़त्म हो गया वर्ल्ड वॉर। अब वहाँ पे जो भी पार्टी हारेगी तो ट्रीटी साइन होगा, कुछ शर्तों को मानना होगा कि आप ये करिए, आप वो करिए। तो वहाँ पे क्या हुआ, जो टर्की है वो अपोजिशन में था, मतलब ब्रिटिशर्स के अपोजिट वाले पार्टी में था टर्की। टर्की के अंदर खलीफा का जो है रूल चल रहा था, मतलब कि खलीफा जो होगा वो मुस्लिम पूरे वर्ल्ड में वो मुसलमानों का रहबर माना जाएगा, लीडर माना जाएगा। अंग्रेज़ों ने एक शर्त रखी, मतलब जो अंग्रेज़ों के साथ जितने भी कंट्रीज थे उन्होंने एक शर्त रखा टर्की के सामने कि ये जो खिलाफत है उसको, उस टाइटल को आपको हटाना होगा। तो उससे अब क्या होगा, अब हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेज़ तो हैं ही, है ना। तो यहाँ के जो मुसलमान हैं उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा और इन्होंने एक मूवमेंट की शुरुआत की। तो खिलाफत जो कमेटी बनी थी पहले, खिलाफत ये जो कमेटी है हमारी, वो बॉम्बे के अंदर बन रही है। कब बनी है? 1919 में। हालांकि ये मूवमेंट जो है 1920 में शुरुआत होगा, बट लेट 1919 में ये शुरुआत हुआ। एक तरह से 1920 मतलब जो खिलाफत मूवमेंट का जो पीरियड मान सकते हैं वो 1920 का मान सकते हैं। मगर यहाँ पे 2 मूवमेंट को याद रखना है, खिलाफत मूवमेंट और
नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट पहले आया है। आपको क्रोनोलॉजी में समझा रहा हूँ कौन पहले आया है, ठीक है, इसलिए खिलाफत मूवमेंट पहले होगा। खिलाफत मूवमेंट पहले हुआ, उसके बाद में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हम देखेंगे। तो खिलाफत मूवमेंट अंग्रेज़ों के खिलाफ मुसलमानों ने क्या किया, अपना मूवमेंट की शुरुआत कर दी। किसके लीडरशिप में? अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली और शौकत अली, ये इन दोनों भाइयों का नाम आता है, मोहम्मद अली और शौकत अली। इनके अलावा और भी लोग हैं, मौलाना आज़ाद, ठीक है, मौलाना कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और भी बहुत सारे लोग थे। तो मेन जो लीडर हैं वो यही हैं, अली ब्रदर्स और मौलाना आज़ाद, अजमल खान, हसरत मोहानी, आप सबको याद रख सकते हैं ताकि आप वहाँ पे एलिमिनेट कर सके, कंफ्यूज ना हो सके। सिर्फ अली ब्रदर्स को याद करने से क्या पता उसमें थर्ड ऑप्शन मौलाना आज़ाद भी हो जाए, और जैसे क्वेश्चन पूछ दे कि कौन इनमें से खिलाफत मूवमेंट में शिरकत नहीं किया था, या फिर कौन ऐसे लीडर थे जिन्होंने खिलाफत मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया था। 3 ऑप्शन होगा, 4 ऑप्शन होगा, शौकत अली, मोहम्मद अली और मौलाना आज़ाद। तो हमें पता है ये तीनों तो थे, किसी एक का नाम दे दिया, बी आर अम्बेडकर, या फिर किसी और का नाम दे दिया, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है। अब ये क्यों था, हमने जाना कि क्यों था, कि जो ब्रिटिश हुकूमत थी वो चाहती थी कि जो टर्की है वो वहाँ जो खलीफा का जो निज़ाम है वो हट जाए, है ना। अब इससे मुसलमानों को क्या हुआ, मुसलमान बिल्कुल इसके खिलाफ हो गए। फिर नवंबर 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस होता है। कहाँ होता है भाई? तो ये होता है दिल्ली में, और इसके जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं हमारे गांधी जी, ठीक है। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं गांधी जी। अब गांधी जी को क्या मिला? गांधी जी को एक अपॉर्चुनिटी मिल गया, जो ठंडे बस्ते में चला गया था मूवमेंट, इस जलियांवाला बाग के बाद गांधी जी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर लिया था। इधर जैसे कि हमने देखा यहाँ पे मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया है गांधी जी ने। अब थोड़ा सा मूवमेंट जो है ठंडे बस्ते में चला गया है। अब तक मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के उतना ज़्यादा हिस्सा नहीं लिया था नेशनल स्ट्रगल में, ठीक है, जितना अब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे खिलाफत मूवमेंट के आने के बाद। तो गांधी जी ने इस मौके को दोनों हाथ से भुनाने का काम किया। गांधी जी ने सोचा कि अब मुसलमानों को हिंदू भाइयों के साथ मिला देना चाहिए, और उनको लेकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी का मैसेज देना चाहिए अंग्रेज़ों को, और हमें आसानी भी होगी अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से बाहर करने में। जब जाके 1920 में अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत होती है, इसीलिए इसको पूरा इस तरीके से नाम लिया जाता है, नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। क्यों? क्योंकि खिलाफत मूवमेंट को भी इसमें एक तरह से सबमर्ज कर दिया गया था, क्योंकि गांधी जी जानते थे कि जब दोनों लोगों को, यानी कि दोनों कम्युनिटी को आपस में मिला देंगे तभी हम अंग्रेज़ों को भगा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो कब हुआ ये मूवमेंट की शुरुआत? इस मूवमेंट की शुरुआत होती है 1920 में। अगेन समझिए कि खिलाफत मूवमेंट 1920 में ही है, बट क्रोनोलॉजी अगर हम देखेंगे तो खिलाफत मूवमेंट पहले होता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाद में होता है। मैं बार बार कह रहा हूँ, इसको बिल्कुल सही से देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्यों हुआ और क्या है ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? नॉन कोऑपरेशन मतलब किसी भी तरीके से हम आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे। यहाँ पे गांधी जी ने एक किताब लिखा है हिंद स्वराज, 1909 में गांधी जी ने इस किताब को लिखा है। उस किताब में गांधी जी ने कहा है कि अंग्रेज़ इस वजह से हिंदुस्तान में काबिज़ हैं क्योंकि हमने उनके साथ कोऑपरेट किया है। वहाँ पे गांधी जी कहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट है कि जिस दिन से हमने अंग्रेज़ों के साथ कोऑपरेशन बंद कर दिया, अंग्रेज़ अब यहाँ से भागने के लिए मजबूर हो जाएंगे। दैट इज़ वाई कि ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को इंट्रोड्यूस किया है गांधी जी ने, कि किसी भी तरीके से हमें कोऑपरेट ही नहीं करना है अंग्रेज़ों को। तो हिंद स्वराज के अंदर गांधी जी यही लिखते हैं कि हमें जितना जल्दी अगर भगाना है अंग्रेज़ों को तो हर तरीके से उनके लिए कोऑपरेशन बंद कर देना चाहिए, ठीक है। अब इस नॉन कोऑपरेशन में क्या होगा? हर चीज़ का बाइकआउट करो, अंग्रेज़ों का जितना भी चीज़ है उसको बाइकआउट करिए। किसका बाइकआउट करेंगे भाई? स्कूल का बाइकआउट करेंगे, यानी अंग्रेज़ों की बनाई हुई स्कूल में हम पढ़ेंगे ही नहीं, उनके बनाए हुए कॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, उनके बनाए हुए कोर्ट में हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। भाई साहब ये नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे सब चीज़? बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे? कॉलेज कहाँ से मिलेगा अब उनको? क्योंकि अंग्रेज़ों ने ही स्कूल कॉलेज बना रखा था। उसका भी सॉल्यूशन है, हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो नॉन कोऑपरेशन क्या था? हर तरीके से अंग्रेज़ों का बाइकआउट कर देना है। जो भी एम्प्लॉयर्स थे, जो रेलवे में था, गांधी जी ने कॉल दिया कि
अंग्रेज़ों के अंडर काम करना बंद कर दीजिए। बहुत से सैनिकों ने अंग्रेज़ी जो नौकरी है वो छोड़ दिया। मतलब तमाम तरीके से लोगों ने अंग्रेज़ों का हर तरीके से जैसे भी हो सका अंग्रेज़ों का बाइकॉट हुआ। किसी भी तरीके से किसी ने सपोर्ट नहीं करना। ठीक है? उसके बाद अब यहाँ पे 31 अगस्त का महीना है वो, 31 अगस्त, ये 31 अगस्त को खिलाफत जो कमेटी थी उसने कैंपेन की शुरुआत की। कौन सा कैंपेन? कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किया जाए, और ये फॉर्मली लॉन्च हो गया। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फॉर्मली कब लॉन्च हो रहा है? 31 अगस्त 1920 को। ठीक है, खिलाफत कमेटी ने स्टार्ट किया, यानी कि जो खिलाफत मूवमेंट था वो और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हैंड इन हैंड चलेगा साथ में ही। इसीलिए आप देखोगे तो इन दोनों का जिक्र साथ में ही होता है, और यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1920 में खिलाफत मूवमेंट हुआ या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट हुआ, या कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ। तो आपको एकदम बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि खिलाफत जो मूवमेंट है वो पहले है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाद में है। उसके बाद सितंबर 1920 में एक चीज़ ये है कि INC बना, इंडियन नेशनल कांग्रेस बना 1885 में, और जब से ये बना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये हुजूम ने बनाया है, उसके आखिर में यानी कि साल के आखिर में दिसंबर के 3-4 दिन यानी 27-28 ऐसे इस दिन को कांग्रेस का सेशन होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर साल सेशन होता है, साल के बिल्कुल आखिर में 3-4 दिन। वहाँ पे 1920 में सितंबर में क्या हुआ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एक स्पेशल सेशन बुलाया। ठीक है, बाद में जब हम रेगुलर क्लास करेंगे तो हम ये भी पढ़ेंगे कि कांग्रेस का कौन सा सेशन था, कौन प्रेसिडेंट था और उसमें क्या क्या हुआ है। ठीक है, जैसे जनगण मनगढ़ किस सेशन में पढ़ा गया सबसे पहले, कौन प्रेसिडेंट था। ठीक है, तो स्पेशल जो सेशन हुआ है 1920 में, तो 1920 में 2 सेशन हुआ है कांग्रेस का, एक 1920 सितंबर में और दिसंबर में एक। तो जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का स्पेशल सेशन है जिसको कलकत्ता में सेशन हो रहा है, इसमें क्या किया गया? जितने भी फॉरेन गुड्स हैं उनका बाइकआउट करो, रिनंसिएशन ऑफ गवर्नमेंट ऑनर्स, यानी कि जिस तरीके से जलियांवाला बाग के बाद लोग अपने टाइटल और अपने अवार्ड्स को वापस कर रहे थे, यहाँ भी कॉल दिया गया कि भाई वापस करो, और स्वराज चाहिए हमें। स्वराज मतलब हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। दिसंबर 1920 के अंदर, अब जो कि हमेशा होता है दिसंबर के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन होता है, नागपुर के अंदर हुआ। इस नागपुर में क्या कहा गया कि स्वराज थ्रू पीसफुल मैनर्स, कि भाई स्वराज तो हमें हासिल करना है, लड़ के नहीं हासिल करना है, झगड़ के नहीं हासिल करना है। सबसे पहले तो हमने घबराना नहीं है, और दूसरा चीज़ कि हमें पीसफुल तरीके से हमें क्या करना है, स्वराज हासिल करना है। मतलब हम इंडिपेंडेंट होंगे बट पीसफुली। और यहीं पे कांग्रेस की वर्किंग कमेटी बनती है जो आज भी है, CWC। आप देखोगे अभी ये वाली ये जो कांग्रेस है हमारी, है ना, ये जो कांग्रेस है पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, वो क्या करती है कि जब भी कोई मसला होता है तो CWC की मीटिंग बुलाती है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग बुलाती है कि कौन किस तरीके से उनके अंदर पार्टी के अंदर चुनाव होगा, कौन प्रेसिडेंट बनेगा वगैरह वगैरह, जो भी उनका इंटरनल जो भी मैटर होता होगा, तो वो इसकी मीटिंग बुलाती है। तो CWC यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी कब बन रही है? दिसंबर के 1920 में। 15 मेंबरों की ये कमेटी होती है। बात समझ में आ रही है? फिर हम अलग से इसको देखेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन कौन सा सेशन, कौन प्रेसिडेंट और कौन कौन से इंपॉर्टेंट उसमें रिजोल्यूशन पास होता है। तो अब तक हमने कहाँ तक पढ़ा? 1920 तक हमने पढ़ा। ठीक है, अब फिर 1920 यानी खिलाफत मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब उसके बाद हम पहुँच गए हैं यहाँ। भाई साहब क्या हुआ था, हमने कॉल दे दिया बाइकआउट का हर तरीके से। बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया, लोगों ने कॉलेज छोड़ दिया, प्रोफेसर्स ने स्कूल यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दी। आखिर ये बच्चे जाएंगे कहाँ? बच्चों का भविष्य क्या होगा? आने वाले साल में किस स्कूल में, किस कॉलेज में पढ़ेंगे? उसके लिए क्या किया गया? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया कि भाई अंग्रेज़ों का तो हमने बाइकआउट कर दिया, हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? अंग्रेज़ों के ही तो बनाए हुए स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे थे ज़्यादातर बच्चे, अब कहाँ जाएंगे? जिम्मेदारी दी गई बहुत सारे लोगों को, उसमें आचार्य नरेंद्र देव जी हैं, CR दास हैं, लाला लाजपत राय जी हैं, जाकिर हुसैन और सुभाष चंद्र बोस। ये 5 लोग मेन हैं, और भी बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप लोगों की जिम्मेदारी है कि जिन बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, कॉलेज छोड़ दिया है, उनके लिए स्कूल कॉलेज को खोला जाए।
इन 5 लोगों की जिम्मेदारी दी गई। लोग और भी थे, इनका नाम सबसे आगे है। इन 5 लोगों की जिम्मेदारी हो गई और इसी जिम्मेदारी की वजह से आज आप देखते हो जामिया मिलिया इस्लामिया है। तो भाई जामिया की स्थापना की गई, जामिया खोली गई 1920 में। कहाँ? अलीगढ़ के अंदर, अलीगढ़ के अंदर। फिर काशी विद्यापीठ बनारस के अंदर, गुजरात विद्यापीठ गुजरात के अंदर और बिहार विद्यापीठ बिहार के अंदर। तो ये सब क्या है? नेशनलिस्ट स्कूल हैं। मतलब कि अंग्रेज़ों का बाइकॉट किया था, उसके बदले में ये सब जो इंस्टीट्यूशन है कायम हुए हैं जामिया अलीगढ़ के अंदर। फिर बाद में चूँकि अलीगढ़ के अंदर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी था, तो वहाँ से और एक ये भी मैसेज जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हमेशा से ही वो मुसलमानों की हिमायत ज़्यादा रही है, इस वजह से जामिया को एक सेकुलर बनाना था। इसलिए जामिया को इसलिए भी हटाया गया क्योंकि एक यूनिवर्सिटी तो था ही वहाँ पे अलीगढ़ में, इसलिए जामिया को अलीगढ़ से दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारे जो स्कूल ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं ये कब बने हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के रिटेलिएशन में बना है ना, उसके जवाब में बना है कि भाई बच्चों का भविष्य क्या होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमेशा के लिए बच्चे नहीं पढ़ेंगे, बच्चों का स्कूल छुड़ा दो, पढ़ाना है बच्चों को। तो अब बाकी इन सारे इंस्टीट्यूशन में इनका एडमिशन हुआ जिन बच्चों ने छोड़ दिया था। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए एक ऑर्गेनाइजेशन और बना था, अवध किसान सभा। अवध किसान सभा किसने बनाया था? बाबा रामचंद्रा ने। ये क्यों बन गया बीच में, इसकी जिक्र क्यों है? भाई साहब, जब अंग्रेज़ों का हम बाइकआउट कर रहे हैं उस वक्त किसान एक और तबके से परेशान था, जिसको ज़मींदार कहते हैं, जिसको तालुकदार कहते हैं। वो मतलब वो ना किसानों को परेशान करके रखते थे। इसलिए बाबा रामचंद्रा ने मौका देखा कि बिल्कुल सही मौका है और हर तरीके से अब इन ज़मींदारों का भी हम बाइकआउट कर देंगे। तो अवध किसान सभा बना कि जितने भी पीजेंट थे, जितने भी किसान थे, वो किसी भी तरीके से इन तालुकदार, इन ज़मींदारों के ख़िलाफ़ होंगे, किसी भी तरीके से इनको कोऑपरेट नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी अंग्रेज़ों के अंडर में ही काम करते हैं और किसानों को दबा के रखते हैं। फिर उसके बाद एक और इवेंट होता है, एक बार और गांधी जी का नाम यहाँ बहुत ज़ोर शोर से लिया जाएगा, चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट कब हो रहा है? सबसे पहले पीरियड याद रखिए 1922 में। ये चौरी चौरा कहाँ है? हमारे जो सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो गोरखपुर जगह है वहाँ ये चौरी चौरा है। वहाँ पे हुआ क्या? वहाँ पे किसी मसले को लेके 5 फरवरी 1922 को पुलिस में और लोगों में झड़प हो गई। किसानों दरअसल वो किसान थे, उनके अंदर किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और इसमें उत्तेजित होकर भीड़ ने आक्रोशित होकर क्या किया, उस स्टेशन को आग लगा दिया। उस स्टेशन पुलिस स्टेशन में जो आग लगी थी उसमें 22 पुलिस वाले मारे गए थे। अगेन गांधी जी पिक्चर में आते हैं। गांधी जी का क्या कॉन्सेप्ट था? गांधी जी का कॉन्सेप्ट था किसी भी सूरत में हम वायलेंस को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो गांधी जी ने वैसा ही किया। 12 फरवरी 1922 को ये कौन सा मूवमेंट चल रहा था? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। ठीक है, तो गांधी जी ने एक जो मूवमेंट था कब कॉल ऑफ किया? सत्याग्रह मूवमेंट था, वो जलियांवाला बाग के बाद। तो इस तरीके से अगर सवाल हो कि सत्याग्रह मूवमेंट को कब कॉल ऑफ किया गांधी जी ने, तो जलियांवाला बाग के बाद। और अगर ऐसा सवाल हो कि नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट था उसको किस इवेंट के बाद गांधी जी ने कॉल ऑफ किया, तो वो था चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। फिर उसके बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी 6 साल के लिए जेल में चले गए। अब थोड़ा सा गांधी जी इंडियन पॉलिटिक्स से दूर रहेंगे, बस ऐसा लगेगा दूर रहेंगे, बट वो मतलब गांधी जी चूँकि अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुके हैं, उनको इंडियन पॉलिटिक्स से दूर नहीं रखा जा सकता है। इसी बीच होता क्या है कि कांग्रेस के अंदर ही 2 धड़ा फिर से बढ़ जाता है। जैसा कि हमने मतलब आप देखोगे हिस्ट्री के अंदर 1907 में कांग्रेस स्प्लिट हो गई थी सूरत के सेशन में, नरम दल और गरम दल को लेकर। और गांधी जी के जाते ही, मतलब गांधी जी जैसे ही जेल में गए, यहाँ भी अब एक लीडरशिप की कमी दिख रही है। यहाँ फिलहाल में गांधी जी को अगर गांधी जी जैसे ही जेल में जाते हैं, लीडरशिप की कमी अब देखने को मिलता है। मतलब एक ऐसी लीडरशिप नहीं होती है जो सबको एक साथ करके रखे। तो वहाँ 2 ग्रुप में बट गया है ये, जिसको एक बोलते हैं स्वराजिस्ट और दूसरे को बोला जाता है नो चेंजर्स।
स्वराजिस्ट के अंदर कौन कौन लोग आते हैं? CR दास, मोतीलाल नेहरू, अजमल खान, और नो चेंजर्स में राजा गोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, मुख्तार अहमद अंसारी। अब ये स्वराजिस्ट और नो चेंजर्स कौन लोग थे? जो स्वराजिस्ट थे उनका ये मानना था कि हमें काउंसिल का आने वाले इलेक्शन में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, और अंग्रेज़ों को अगर हराना है, उनको अगर रोकना है, तो हमें इलेक्शन में उतरना होगा। इलेक्शन में उतर के हम उनका बाइकआउट कर सकते हैं, जो भी वो बिल लाएंगे हम उसको अपोज करेंगे, हम उसको पास नहीं होने देंगे। चूँकि इनका नंबर ही इतना कम था, बाद में आप देखोगे 1923 में स्वराज पार्टी बनी, फिर इलेक्शन जीतते हैं, कुछ सीट भी जीतते हैं 42-45 के आसपास, मगर इतना इनका नंबर कम होता है कि वो कोई बिल को ये रोक नहीं सकते हैं। नो चेंजर्स कौन लोग हैं? नो चेंजर्स का ये मानना है कि नहीं, हमें इलेक्शन में नहीं उतरना है, जैसे बाइकआउट चल रहा है बाइकआउट करो, ठीक है। तो नो चेंजर्स ये लोग थे और स्वराजिस्ट ये लोग थे। फिर बस आज के लिए आज का जो क्लास है वो इतना ही, फिर बाकी का जो क्लास होगा